हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक MIRT एंट्रेंस एग्जाम 2020 में आने वाले फिजिक्स के सदिश एवं अदिश राशियों के थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल्स एवं बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला नंबर टॉपिक क्या है, आइए हम देख लेते हैं कि भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो ऐसी राशियाँ जिसे मापा जा सकता है तथा उसे परिभाषित भी किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका एग्जाम्पल बता दो भाई, तो आप क्या बताएंगे? जैसे कि लंबाई हो गया, दूरी हो गया, क्षेत्रफल हो गया, विस्थापन हो गया, इत्यादि बहुत सारी भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछेगा कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या जवाब देंगे कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। ठीक है, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़, और दूसरी जो होती है फ्रेंड्स वो होती है सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो ठीक है, आइए जान लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कितना साफ सुथरे तरीके से लिख चुका हूँ कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अर्थात ये राशियाँ दिशा परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती, इन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि इन राशियों को हमको व्यक्त करने के लिए मात्र केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि उसके डायरेक्शन की। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्केलर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि लंबाई हो सकता है, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व आदि, विद्युत धारा इत्यादि। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप कि विद्युत धारा को मैं हाईलाइट किया हूँ, क्योंकि इसको मैं इसलिए हाईलाइट किया हूँ क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है और दिशा होते हुए भी ये अदिश राशि है और ना कि ये सदिश राशि है। ठीक है, तो ये आप इसे मतलब एक अपवाद में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप जानते हैं कि सदिश राशियाँ क्या होती है यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो सदिश राशियाँ जानने के लिए फ्रेंड्स आप इसे स्क्रीन पर देखते रहिए और ये देखिए कि सदिश राशियाँ होती क्या है यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात ये राशियाँ दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाती है, इन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र इत्यादि। तो अब फ्रेंड्स, अब जानेंगे कि सदिश निरूपण यानी कि वेक्टर नोटेशन क्या होता है, इसको हम जानते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं क्या होता है कि सदिश राशियों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि कोई भी सदिश राशि है उसे हम एरो के निशान द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसके जो एरो की जो नोक होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीर की नोक को जिसे बाड़ाग्र कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे हम बाड़ाग्र कहते हैं, तीर की नोक को। ठीक है, अब सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, ये जो तीर के निशान होती है, ये वाली आगे वाली जो चिन्ह होती है, ये उसकी डायरेक्शन को बताती है। और आगे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? तथा तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, और जो इसकी लेंथ होती है ये उसके परिमाण को बताती है। ठीक है, और फ्रेंड्स जान लेते हैं कि सदिश ए को यहाँ पे ए एरो का यहाँ पे निशान दिया हुआ है, इसके अनुसार व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको सदिश लिखना है, अगर आप ये लिखना नहीं चाहते हैं सदिश ए, तो यहाँ पे ए के ऊपर एक एरो का चिन्ह निशान लगा देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटीज बन जाएगी। ठीक है, अब जानेंगे कि सदिश राशियों में एक होता है कि शून्य सदिश क्या होता है। ठीक है, यानी जीरो आर नल वेक्टर इसे बोलते हैं इंग्लिश में, आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसकी दिशा जो होती है अनिश्चित होती है। ठीक है, यानी इसका एग्जाम्पल मैं लिया हूँ a इज इक्वल टू बी, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब जानते हैं कि एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कि एकांक सदिश के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको बस इतना ही बताना है कि वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। ठीक है,
आप सीधा सीधा एक ही लाइन में बता सकते हैं कि वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाता है। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि यदि ए एक सदिश है जिसकी दिशा ए की दिशा में है तो आप उसे एकांक सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि ए का जो सदिश होगा एकांक सदिश लिखेंगे कि ए कैपिटल ए, इसका जो मॉडुलस यहाँ पे लिख देंगे अपान में करके, तो इसका जो परिमाण आएगा वो क्या होगा, एकांक सदिश आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए अगला टॉपिक लेते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला टॉपिक हमारा है कि सदिशों का योग यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार इसका एडिशन किया जाता है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सदिश इसका योग कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं कि क्या होता है कि अदिश राशियों को बीजगणितीय के नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी अदिश राशियाँ होती है उसे हम बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार उसे जोड़ अथवा घटा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता है। इसको हम जोड़ने और घटाने के लिए हम त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम के बारे में आगे बात करेंगे, जो कि हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसको हम बता दे रहे हैं आपको कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, आइए जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर मैं ले रहा हूँ, एक वेक्टर है ए और दूसरा का वेक्टर है मान लीजिए कि बी। कोई सदिश राशि ए है और कोई सदिश राशि बी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि ये दोनों सदिश राशि आपस में मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा यानी आर बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो होगा ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यही मान लेते हैं कि एक दूसरे के विपरीत अगर ये जाएगी तो उसका रिजल्टेंट चाहे उसका आप योग कैसे करेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर इसका कैसे करेंगे, तो उसको हम रिजल्टेंट निकालने के लिए यहाँ पे आर इज इक्वल टू मान लीजिए कि आर ए के विपरीत में बी जा रहा है तो यहाँ पे माइनस बी कर सकते हैं या इसको बी माइनस ए भी कर सकते हैं अगर ये विपरीत में जा रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब जानते हैं कि इस मतलब कि सदिशों का योग करने की दो विधियाँ होती है, एक होती है त्रिभुज का नियम और दूसरा का होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के नियम की बात करेंगे यानी कि लॉ ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसे देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। ठीक है, तो अब जानते हैं कि किस प्रकार किया जाता है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बताया हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए और इसी डायग्राम को किस प्रकार बनाया गया है उसके बारे में यहाँ पे थ्योरी लिखा गया है। ठीक है, तो आप जान लेते हैं यहाँ पे कि इसे सिर पूछ का नियम भी कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा कि सिर पूछ का नियम किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि जो त्रिभुज का नियम होता है वही सिर पूछ का नियम भी कहलाता है। ठीक है, जिसमें एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूछ इस प्रकार रखते हैं कि उनकी दिशा अपरिवर्तित रहे और हमें दोनों सदिशों का एक परिणामी सदिश मिलता है। तो आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि मान लीजिए कोई दो सदिश ले लेते हैं, एक है ए और दूसरा का है बी। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये है और इस डायरेक्शन में ये है, तो इसका हम त्रिभुज नियम के अनुसार इसको किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ए का परिमाण यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ए लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया, स्मॉल बी लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लीजिए फ्रेंड्स ये जो होता है तो मान लीजिए मैं ए बी का परिमाण दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको तो ए ले लिया और इसको बी ले लिया और इसको मान लीजिए ये थीटा एंगल पे मतलब झुका हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए फ्रेंड्स, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसको किस प्रकार हम डिनोट करेंगे, तो जो ए का सिर होगा, ए का सिर और बी के पूंछ से हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में क्या करेंगे, जो ए का जो पूंछ होगा वो बी के, ए के जो पूंछ होगा बी के हम क्या करेंगे कि सिर से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा त्रिभुज नियम पालन हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे ए तथा यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि ए तथा बी दोनों सदिशों का परिणामी आर है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैपिटल आर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि अगर ये जो थीटा एंगल पे झुका हुआ है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये जो होता है 180 डिग्री होता है यानी पाई होता है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा ये इतना घट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का नियम भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बार पूछा जाता है, ये हाई स्कूल और इंटर में भी आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जान लेते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैं फिगर बनाया हूँ, आप इसे भले ध्यान से देख लीजिए कि ये किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं इसी फिगर के बारे में मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, थ्योरी, तो माना आर दो राशियाँ दो सदिशों ए तथा बी का परिणामी है। ठीक है, मान लीजिए ये जो आर है
ए तथा बी का रिजल्टेंट आर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस नियम के अनुसार जो समांतर चतुर्भुज का यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो परिणामी आर होता है उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है जिसकी संलग्न भुजाएं ए तथा बी है। मतलब कि ये जो समांतर चतुर्भुज है ये उसी के रिजल्टेंट के बराबर होता है जो कि विकर्ण के बराबर होता है जो कि ए तथा बी उसकी संलग्न भुजाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जान लेते हैं कि आर जो होता है इसका रिजल्टेंट का मतलब आर का जो परिणामी होगा वो कितना निकल के आएगा। आप मतलब यहाँ पे तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता क्योंकि आपको प्रूफ करने को नहीं पूछेगा, सीधे सीधे आर का मान पूछ सकता है या आर की कंडीशन क्या क्या होती है वो आपको पूछ सकता है, केसेस क्या होती है। तो मैं दोनों के बारे में बात करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रूफ करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमको प्रूफ करके दे दीजिए, मैं प्रूफ कर दूंगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो आइए जानते हैं कि आर इक्वल टू अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो थीटा आपको दिख रहा है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच के झुकाव का है। ठीक है फ्रेंड्स, झुकाव है यानी ये थीटा है और यहाँ से जो रिजल्टेंट का झुकाव है ए का अल्फा से है और बी का बीटा से है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ से आप tan अल्फ़ा अगर फाइंड करेंगे तो tan अल्फ़ा यहाँ पे फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा बी साइन थीटा अपान में ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब tan बीटा अगर निकालेंगे यहाँ से तो हमारा आ जाएगा ए साइन थीटा अपान में बी प्लस ए कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स ये मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ लेकिन प्रूफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि इसकी जो स्पेशल केसेस होती हैं वो क्या होती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए अल्फ़ा का मान मतलब थीटा का मान अगर 0 हो गया, अगर थीटा का मान 180 हो गया, थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, तो इसमें आर के मान में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो आर बराबर ए बी आएगा। वो कैसे आएगा तो अब मैं आपको आइए बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए मैं थीटा बराबर 0 यहाँ पर रख रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर थीटा बराबर अगर 0 रख देंगे तो कितना आएगा तो यहाँ पे देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यानी cos थीटा यहाँ cos 0 का मान कितना होता है 0। तो ये पूरे टर्म को cos थीटा cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर 1 यहाँ पे रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये अंडर में है तो ए प्लस बी बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे आर का वैल्यू कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 180 जानते हैं कि cos 180 का मान कितना होता है माइनस में 1 होगा। तो ये पूरे टर्म को माइनस 2ab कर देगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर यानी यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आर इक्वल टू ए माइनस बी जो कि इसका न्यूनतम मान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस आर का मान जो होगा 180 डिग्री पे न्यूनतम होता है और आर का मान 0 डिग्री पे महत्तम होता है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा बार बार में पूछता है। ये जो मतलब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है स्पेशल केसेस। ठीक है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अब ये पूछेगा कि थीटा बराबर 90 डिग्री पे आर का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री बराबर मतलब 90 डिग्री बराबर यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस मतलब लास्ट टॉपिक जानते हैं कि सदिशों का वियोजन यानी विघटन किस प्रकार किया जाता है यानी एनालिसिस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक फिगर आपको डिनोट किया हूँ। तो यहाँ पे वेक्टर ए को डिनोट किया गया है यानी ओ ए को एक्स डायरेक्शन में और ओ डबल डैश को वाई डायरेक्शन में डिनोट किया गया है। इसका रिजल्टेंट ये है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि थीटा एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अगर ओ ए को अगर डिनोट करेंगे तो यहाँ पे इसका जो होता है वो कितना होता है कंपोनेंट ए cos थीटा होता है जो कि ओ एक्स डायरेक्शन में होता है और ओ डबल डैश का जो कंपोनेंट होगा वो ए साइन थीटा यानी ओ वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आज का हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और प्लीज़ फ्रेंड्स अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।